हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं स्पाइसजेट का एनालिसिस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कोई प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ऐसा कि मेरे को लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होगा कि स्पाइसजेट जो कंपनी है ये क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर, मतलब प्लेन्स के थ्रू क्या कहते हैं कि पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करवाने में ये हेल्प करती है। तो एक तरीके से आप सभी को पता है कि स्पाइसजेट एक बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन हमको ये देखना है कि ये बैलेंस शीट में क्या ये स्ट्रांग है। अगर ये सर्विसेज इतनी बढ़िया प्रोवाइड करवाती है प्लेन के अंदर, तो क्या ये इसकी बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, क्या कंपनी इतनी बढ़िया है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जानेंगे हम इस वीडियो में पूरा इस बात को। तो स्पाइसजेट का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर। अब हम इसके अगले फैक्टर्स भी देखते हैं। देखिए भाई, अभी हाल फिलहाल में तो कंपनी लॉस कर ही रही है। मतलब कंपनी लगभग अभी से, मतलब अगर 3-4 सालों से बात करें तो लगभग प्रॉफिट तो कंपनी ने अभी तक कमाया नहीं है। अभी वो क्या कहते हैं कि लॉस में ही चल रही है। और अगर बल्कि आप सेक्टर के पी को देखोगे तो सेक्टर के, मतलब अगर सेक्टर के मुकाबले बहुत खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सेक्टर का पी जबकि 27 के पी पे चल रहा है, तो देखा जाए तो सेक्टर में भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चल रही है। लेकिन अभी स्पाइसजेट को मार्केट में आए हुए 5-6 साल ही हुए हैं और इसमें क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट खासा ज़्यादा लगता है। तो शुरुआत में प्रॉफिट कमाना फ्लाइट वाले बिजनेस में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। क्योंकि सब लोग अपना जो टिकट का फेयर होता है, कोई कम पे देता है, कोई ज़्यादा पे देता है, तो उसके चलते लॉस आजकल ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसके सेक्टर के पीबी की बात करें तो सेक्टर का पीबी भी इसका बढ़िया है बैलेंस शीट में, और जबकि इसके पीबी रेशियो की बात करें तो ये तो -8.21 पे चल रहा है। तो भाई इसका सेक्टर का मतलब इसके खुद का जो पीबी रेशियो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी लॉस में है। अब इसकी क्या एग्जैक्ट बुक वैल्यू है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगर बुक वैल्यू कंपनी की माइनस में है तो वो ये इंडिकेट कर रही है कि कंपनी की लाइबिलिटी हद से ज़्यादा है और उतनी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके डिविडेंड यील्ड की बात करें तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि क्या कहती है कि कंपनी लॉस कर रही है। अगर कंपनी लॉस कर रही है तो डिविडेंड के लिए तो उसको पैसा मिलेगा नहीं। तो सीधी सी बात है कि ये कंपनी जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगी तब तक आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। और अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम इसकी बात करें तो लगभग ये ज़्यादा इतनी बड़ी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है। सिर्फ ये लगभग 3130 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन जिस तरीके के ये धंधे में है, मतलब जो फ्लाइट बिजनेस इनका है, वो धंधा बहुत बड़ा है। तो मेरे ख्याल से भाई साहब ये इतना बड़ा धंधा है, तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई साहब 3000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कम है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए और होगी भी मेरे ख्याल से। धीरे धीरे मार्केट शेयर जब स्पाइसजेट का बढ़ेगा तब। अब मैं इसकी बात कर रहा था, ये जो अमाउंट है ये 1000 करोड़ में है। ये सिर्फ मैं एक चार्ट के फॉर्म में लेके आया हूँ और ये मार्च 2020 तक का ही चार्ट है। अभी अगले 6 महीने का चार्ट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर डेटा थोड़ा क्लियर नहीं होता है। अगर वो डेटा अच्छे से मिल जाएगा तो मैं आपके लिए वो भी ले आऊँगा। तो आप इसको देखोगे तो इसका मतलब कंपनी की टॉप लाइन तो मतलब टॉप क्लास है, लेकिन टॉप लाइन बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि कंपनी लगभग 2017 में थोड़ी अच्छी खासी स्टैंड अप हो गई थी। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं कि स्पाइसजेट के बाद कंपनी ने और नई फ्लाइट लॉन्च की, तो उसके चलते सीधी सी बात है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू बढ़ना मेन बात नहीं है, देखना ये जरूरी है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की 17-18 में तो खासी गिरी है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। मतलब 17-18 में नी के बराबर प्रॉफिट हुआ है, मतलब लगभग 42-55 करोड़ का इसमें प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। और उसके बाद अभी कंपनी ने लॉस ही किया है पिछले 2 साल से। तो मतलब अभी पिछले 2 साल से तो कंपनी लॉस ही कर रही है। तो लेकिन ऐसे चलते मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में 76 नई फ्लाइटें को भी लॉन्च किया है। तो इसके चलते मतलब कंपनी को एक अच्छा डेट भी चाहिए होगा, तो उसके चलते कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रॉन्ग मतलब वीक हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये जो फैक्टर है ये भी मुझे थोड़ा बेकार लगा इस कंपनी के अंदर, क्योंकि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो तो इसके मेन कंपनी के ओनर से वो तो ठीक है, इतनी है ही है उनकी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक डीआईआई और एफआईआई की सिर्फ लगभग 18% की होल्डिंग्स ही है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा चिंता का बात है, थोड़ी चिंता की बात है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें अगर डीआईआई और उनका इतना कम अगर होल्डिंग रह रहा है तो वो कंपनी में उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। और सबसे मेन बात यह है कि कंपनी के
59% में से 26% शेयर पुराना प्लेज किए हुए हैं। मतलब कंपनी को, मतलब अभी कंपनी अपने फंड को बिल्कुल सही तरीके से कोप अप भी नहीं कर पा रही है, उनको प्लेज करवाना पड़ रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी में नेगेटिव फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप थोड़ा संभल के रहिएगा इस कंपनी के अंदर। अब इसकी हम टोटल इनकम की बात कर रहे थे। टोटल इनकम कंपनी की हर साल बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी के चलते अगर आप कंपनी के इंटरेस्ट की बात करोगे तो पिछले साल कंपनी ने 44 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट किया, और इस बार तो भाई साहब सीधा 545 करोड़ का कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया। तो ये एक चिंता की बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अभी तक प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है और इतना इंटरेस्ट पे करना बहुत मतलब चिंता की बात है कंपनी के लिए। और कंपनी के लॉस तो आप देखोगे कि बहुत खासा बढ़ गए हैं, और इसके अंदर जो मेन फैक्टर है मेरे ख्याल से एक तो इंटरेस्ट है और कंपनी का एक्सपेंस है। एक्सपेंस तो छोड़ो, एक्सपेंस तो कंपनी का बढ़ेगा जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं बढ़ना चाहिए। तो कि लेकिन अभी इसमें इंटरेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ने 76 फ्लाइट नई लॉन्च की है, तो उसके चलते कंपनी को उधारी तो चाहिएगी, क्योंकि प्लेन क्या कहते हैं कि फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो एक प्लेन भी लगभग करोड़ों रुपीज़ में आता है। तो इसके चलते 76 प्लेन नए लेना, तो उसके चलते मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में कंपनी इसको कोप अप कर लेगी। अब इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 18 के बाद 19-20 दोनों में माइनस में आ गया, क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, ये एक नेगेटिव बात है। अगर इसके डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें तो वो भी नेगेटिव है, और इसकी बुक वैल्यू भी नेगेटिव है। यही फैक्टर है जो कंपनी की बैलेंस शीट को बहुत ज़्यादा वीक बना रहा है और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। क्योंकि भाई साहब बुक वैल्यू में कंपनी, अगर बुक वैल्यू कंपनी की माइनस में, मतलब लाइबिलिटीज खासी ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि मतलब एसेट भी उतने नहीं है कंपनी के पास जितनी की कंपनी की लाइबिलिटीज है। अब वो शेयर होल्डर फंड थोड़ा ज़्यादा होगा तो उससे एसेट और लाइबिलिटीज इक्वल हो गए होंगे, लेकिन लाइबिलिटीज कंपनी की खासा ज़्यादा है, तो इसलिए ये कंपनी के लिए चिंता की बात है, क्योंकि लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि धीरे धीरे अगर लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा रहती है तो कंपनी को बिजनेस बेचना भी पड़ सकता है। कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, लेकिन उसी के चलते ऑपरेटिंग मार्जिन में गिरावट देखने को मिली है और वो माइनस में चल रहा है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस में चल रहा है। अब इसमें हम रिटर्न ऑन इक्विटी के परसेंटेज की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 2 साल से तो मिला ही नहीं है, तो ये कंपनी लॉस कर रही है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो जीरो ही होगा। जीरो क्या, आप तो माइनस में भी समझ सकते हो। अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, और इस बार 2018 में भी अगर आप देखेंगे -9964। मतलब इस कंपनी के जो भी फैक्टर्स अभी तक मैंने देखे हैं तो पॉजिटिव तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो भाई साहब इस कंपनी से आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो दूर ही रहना चाहिए। और अगर आरओसी की बात की जाए तो आरओसी कंपनी का गिर रहा है, आरओसी भी माइनस में कंपनी का, और माइनस में मतलब अभी ये बहुत टेंशन वाली बात है। और रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी कंपनी का माइनस में। तो ये सब चीज़ें ये इंडिकेट कर रही है कि स्पाइसजेट क्या कहते हैं कि एक तरीके से बहुत बुरे कंडीशन में है अभी हाल फिलहाल में। अब देखते हैं कि ये बिजनेस कैसे इसका आगे बढ़ता है। अब इसके करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो भी इसका 1 से कम है, तो मतलब कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज तक पे नहीं कर पा रही है टाइम पे, और ऐसी कंडीशन में वो ये आ गई है कि उसको शेयर प्लेज करवाने पड़ रहे हैं उसकी करंट लाइबिलिटीज को पे करने के लिए। तो ये बहुत टेंशन वाली बात है, और इसके चलते मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान न करे कंपनी को बेचने का टाइम भी आ जाए। और इसका क्विक रेशियो देखोगे आप, क्विक रेशियो भी इसका 1 से कम है, 1 से क्या 0.5 से भी कम है। मतलब कंपनी की लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जो है और क्विक लाइबिलिटीज जो है वो उसकी डबल है करंट एसेट से। मतलब कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी सही से नहीं चल रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साहब कंपनी करंट लाइबिलिटीज भी पे नहीं कर पा रही है। अगर लॉन्ग टर्म का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, समझ में आता है, लेकिन अगर कंपनी को अगर रेगुलर बेसिस वाला जो रेशियोज हैं वो ही बढ़िया नहीं है कंपनी के, तो फिर मुश्किल है। अब यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए, अब डेट टू इक्विटी रेशियो भी माइनस में यहाँ पे। अब डेट टू इक्विटी रेशियो माइनस में मतलब कि इक्विटी तो नी के बराबर है कंपनी के पास, और डेट इतना है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते इतना कंपनी के पास डेट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए, ये तो माइनस में ही होगा क्योंकि कंपनी लॉस पे कर रही है। मतलब कंपनी तो वो तो सीधी सी बात है कि कंपनी उतना भी नहीं कमा पा रही है कि जितना कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है ना, उतना भी कंपनी कमा नहीं पा रही है। तो भाई साहब सब फैक्टर नेगेटिव है मेरे ख्याल से। भाई साहब आपको ये कंपनी जो है ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए तो यार मेरे ख्याल से तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में। और अगर हम 3 साल के इसके CAGR सेल्स परसेंटेज की बात करें तो सेल्स परसेंटेज इसका बड़ा है, और पिछले मतलब 18 से तो मतलब कंपनी शटअप करने का नाम आ गया और ऐसा हो गया है।
और अगर इसके नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना अच्छा खासा नहीं बढ़ा है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा डेटा एक्यूरेट नहीं लग रहा है मेरे को। अब पता नहीं, ये ग्रोथ रेशियो मेरे को टिकट टेप से मिले थे तो मैं आपके लिए लेके आ गया। अब वो पता नहीं एक्यूरेट है कि नहीं है। अब इसके कॉस्ट इफेक्टिव को हम देख लेते हैं। 7.07 इसकी एवरेज फ्लीट एज है, और अगर हम कंपनी की बात करें तो 737 फॉर कार्गो सर्विसेज है, और अगर इसकी क्या कहते हैं कि 48 मेन लाइन बोइंग फ्लीट फॉर की डेस्टिनेशन है, और 27 Q400 फॉर रीजनल कनेक्टिविटी है। अब इसकी हम मैनेजमेंट टीम की बात करें तो भाई साहब 23 साल के क्या कहते हैं कि एवरेज सीनियर मैनेजमेंट, मतलब जो इसका सीनियर मैनेजमेंट है उनके पास 23 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके जो CMD है मिस्टर अजय सिंह जी, अ पायनियर ऑफ लो कॉस्ट एविएशन इन इंडिया, मतलब ये लो कॉस्ट में के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं एक तरीके से। और लीडर इन रीजनल एक्टिव कनेक्टिविटी में 42 की डेली उड़ान इनकी फ्लाइट्स उड़ती है, मतलब 42 डेली फ्लाइट्स इनकी रोज की चलती है, और ऑपरेशनल रीजनल डेस्टिनेशन रोज के 12 होते हैं। अब इसके मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो इंडिया में इसका 13.7% का मार्केट शेयर है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मतलब 100 में से 13 फ्लाइट है ना स्पाइसजेट की चलती है ऐसा, और 9.1% इसका इंटरनेशनल में मार्केट शेयर है। तो मार्केट शेयर तो इसका खासा अच्छा है। यही बात मैं कह रहा था कि भाई साहब कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बढ़िया नहीं लग रही है, और इसका 92% लोड फैक्टर है, और 12.2 इसका जो हार्स है एवरेज एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन का, इसका 12.2 घंटे इसको लगते हैं। अब इसकी अगर हम और फैक्टर्स की बात करें तो कंपनी क्या कहते हैं कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस 81% इसका हो जाता है, और पैसेंजर लोड फैक्टर इसका 90% है। अगर इसके पैसेंजर्स के ग्रोथ की बात करें तो वो भी 10% का ग्रोथ है। और अगर हम इसके न्यू रूट की बात करें जो कि इन्होंने 18-19 में इंट्रोड्यूस किए, वो भी इन्होंने 80 नए रूट इंट्रोड्यूस किए हैं। और स्पाइस एस एक्सप्रेस डेडिकेटेड फ्राइटर सर्विसेज लॉन्च्ड, मतलब क्या कहते हैं कि अगर आपको क्या कहते हैं कि मतलब आप है ना कोई भी कुरियर करते हो ना, तो कुरियर करके आप ऐसे अपना कोई भी अच्छा जो होता है ना, मतलब ट्रक के थ्रू आप माल लेना भेजते हो, तो वैसे आप फ्लाइट के थ्रू भी भेज सकते हो। ऐसी सर्विसेज भी ये लोग लेके आ गए हैं, और इसकी 14% ग्रोथ इन कैपेसिटी बढ़ चुकी है। तो कंपनी मेरे ख्याल से भाई साहब यार लॉन्ग टर्म के लिए क्या बोले यार, अब मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस शीट में तो बिल्कुल वीक है यार। अब इसके थोड़े मतलब फैक्टर जो अभी दिख रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं। अब देखते हैं और फैक्टर, जब आपको इसका मेन जो कंक्लूजन है वो आपको मैं लास्ट एट दी एंड स्लाइड में दिखाता हूँ। अभी स्पाइसजेट लिमिटेड, भाई साहब ये शेयर अभी आपको मतलब क्या कहते हैं कि मतलब छोटे से भाव में मतलब मिल रहा है आपको, मतलब सिर्फ 52.15 पैसा में आपको ये शेयर मिल रहा है। और भाई साहब अगर आप इसको पिछली बार में देखोगे तो ये लगभग 9% की तेजी के साथ ये क्लोज हुआ है। अब इसकी तेजी ये हो सकती है कि भाई साहब रिजल्ट आने वाले कंपनी के, और कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो लग रहा है कि भाई साहब ऑपरेटर क्या मालूम कि शेयर को भगा रहा हो। लेकिन भाई साहब ऑल टाइम हाई अगर आप इसको देखोगे तो 152 का भाई साहब ने ऑल टाइम हाई भी बना चुका है। तो भाई ऑल टाइम हाई से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, अभी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके बेसिस पे शेयर लेना चाहिए। देखिए स्पाइसजेट एक कंपनी क्या कहते हैं कि फ्लाइट के अंदर काम कर रही है। अब फ्लाइट के अंदर कंपनी को लोन तो बहुत लेना ही पड़ेगा, लेकिन इसका जो मेन फैक्टर है वो क्या, करंट रेशियो और क्विक रेशियो कंपनी का कम है। अब ये रेशियो जब तक मेरा 1 से ऊपर नहीं जाएगा ना, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा इस कंपनी के अंदर, और करना भी नहीं चाहिए आपको इस कंपनी के अंदर पर्सनली इन्वेस्ट। तो ये कंपनी बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि ये 50 रुपये का शेयर आपका 400 रुपये का बन जाएगा, बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन कंपनी का जो करंट रेशियो और क्विक रेशियो है एक बार के लिए तो 1 से ऊपर जाना ही चाहिए। तो ये जब तक कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ खुद से पे नहीं कर पाएगी, क्विक लाइबिलिटीज़ खुद से पे नहीं कर पाएगी, तो कंपनी कैसे चलेगी आप ये बताइए मुझे, ठीक है ना। और अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट में इसलिए कर सकते हो आप, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ये क्या कहते हैं कि जो न्यूज आती रहेगी, मतलब कंपनी की इतनी फ्लाइट नहीं चालू हुई, मतलब कंपनी का थोड़ा एज कम्पेयर टू प्रीवियस परफॉर्मेंस थोड़ा रिजल्ट बढ़ा है, तो वहाँ से क्या कहते हैं कि 10-15% शेयर भाग जाता है। तो आप इसको 50 रुपये पे लेके लगभग 70 रुपये तक का टारगेट रख सकते हो इसके अंदर। और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़ इन्वेस्ट मत कीजिए जब तक करंट रेशियो और क्विक रेशियो 1 से ऊपर नहीं आ जाता है। तो मैं होप करता हूँ आपको स्पाइसजेट के शेयर के एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा,
और अगर आपको ऐसे और शेयर की एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उस शेयर का एनालिसिस भी आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।